Hi, good morning to everyone. Welcome to Franklin Biology classes and myself Umar Ahad. So last class के अंदर हमने जो सीरीज शुरू किया है that was regarding क्लास 12th zoology और हमने लास्ट क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू किया था एंड इन आवर प्रीवियस क्लास हम अभी तक जो चीज़ें समझ चुके हैं दैट वाज रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं और प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है। एंड बिसाइड्स दिस हमने ये भी लास्ट क्लास के अंदर समझने का कोशिश किया कि प्यूबरिटी पे ही ये सारे के इवेंट्स क्यों आते हैं और कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबरिटी के लिए फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। ठीक है ना। सो ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में देखे हैं एंड हमने और एक चीज़ देखा लास्ट क्लास के अंदर कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड इसमें से मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल का प्राइमरी क्या है एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश करने की। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था दैट अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया आता है। सो सबसे पहले मैं आज की क्लास जो शुरू करूंगा वो हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ही एक पार्ट से शुरू करेंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम स्क्रोटम नाम देते हैं। ठीक है। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है दैट टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है। टेस्ट मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टीज जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहाँ पे होती है, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स अगर आप देखेंगे ना या तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है या तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। मैक्सिमम ऑर्गन हमारे थोरेसिक में है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है। एनसीईआरटी लिख रहा है कि ये जो ऑर्गन है जिसको आप स्क्रोटम नाम देते हैं या ये जो टेस्टीज है, ये टेस्टीज आपकी एब्डोमेन में नहीं पाई जाती है, ये एब्डोमेन से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली के समान स्ट्रक्चर में पाई जाती है, जिस थैली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। सो क्या मतलब है इस लाइन का, तो इसको हम इस डायग्राम से, इस मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं बेटा दैट ये एक ऑर्गेनिज्म का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और आपको दिखाई दे रहा है एब्डोमिनल एरिया, तो ये आपको एब्डोमिनल या पेल्विक एरिया दिखाई देगा। ठीक है। ये आपको यहाँ पे वर्टिबल कॉलम दिखाई दे रहा है, या आपको यहाँ पे रेक्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है। इंटेस्टाइन का पार्ट, या आपको यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है एंड ये यहाँ पे आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस की बूंद दिखाई दे रही है। सो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, सो मतलब ये बॉडी, ये वाला एरिया जो बॉडी का है बेटा, इसके ऊपर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन जो आपको इधर से दिखाई दे रहा है, या तो ये हमारी बॉडी का एब्डोमिनल पार्ट है या तो हमारी बॉडी का पेल्विक पार्ट है। सो ये जो ऑर्गन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ईदर दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल एरिया और दे आर प्रेजेंट इन द पेल्विक एरिया, जो आपको क्लियरली डायग्राम से दिखाई दे रहा है। सो फिर ये एरिया जो नीचे रह गया बेटा, तो ये तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी हो गया, आउटसाइड पेल्विक एरिया हो गया बेटा। ठीक है ना, बिकॉज ये तो एब्डोमिनल एरिया हो गया ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पोर्शन के नीचे देखेंगे तो नीचे वाला एरिया किस में आएगा, ये फिर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी वाला एरिया आएगा या आउटसाइड द पेल्विक रीजन वाला एरिया आएगा बेटा। सो अगर आप इस आउटसाइड द पेल्विक रीजन वाले एरिया में आएंगे सो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको यहाँ पे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इस पाउच के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पाउच के अंदर क्या दिखाई दे रही है बेटा, ये आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दिखाई दे रही है, जिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस बोल रहे हैं। सो क्लियरली मैं बता सकता हूँ ना कि टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं है, टेस्टिस प्रॉपर पेल्विक रीजन में नहीं है, तो टेस्टिस कहाँ पे बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल और आउटसाइड द पेल्विक रीजन। और कहाँ पे पाया जाता है, ये बॉडी के नीचे पाया जाता है बेटा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। एंड इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम बेटा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम स्क्रोटम नाम दे देंगे। ये तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब अगर आप इसका और एक डायग्राम देखना चाहिए जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको बेटा, सो आप इस पिक्चर की तरफ ज़रा ध्यान से देखें। सो अगेन ये आपको दिखाई दे रही है हमारा मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गया बेटा, पीनस हो गया। बट अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको ये ध्यान से देखिए तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसी पाउच में आपको अंदर क्या मिल रहा है बेटा, टेस्टिस। एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है ना।
अब स्क्रोटम में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो तो हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वाई स्क्रोटम इज इंपॉर्टेंट, स्क्रोटम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है बेटा। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि इन केस ऑफ चाहे मेल बॉडी ले लो या आप फीमेल बॉडी ले लो, ठीक है, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी बेटा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हम किन का प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे हम गेमीट्स का प्रोडक्शन करें, या तो मेल गेमीट का प्रोडक्शन करेंगे या तो फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेस्टीज का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो टेस्टीज क्या करेगा बेटा, मेल गेमीट का प्रोडक्शन करेगा, एंड प्रोडक्शन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं सुपरमैटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सुपरमैटोजेनेसिस बोलते हैं। और सुपरमैटोजेनेसिस करने के लिए बेटा बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा, बिकॉज ये प्रोसेस जो है एक्टिव प्रोसेस है बेटा, और इसको कराने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए बेटा, बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा हार्मोन, और बहुत सारे एंजाइम्स भी चाहिए। ठीक है, मेनी हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड एंड मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो हार्मोन और ये जो एंजाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो मदद कर रहे हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये हमेशा काम करते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर -2 to -2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका बेटा, तो ये काम करते हैं -2 to -2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करते हैं बेटा, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पे एब्डोमेन की बात करूँ तो एब्डोमिनल कैविटी में बॉडी टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्क्रोटम की बात करूँ बेटा, स्क्रोटम में 37 से -2 या -2.5 होगा, मतलब 34 से 34 के आसपास या 35 के आसपास आप ले सकते हो बेटा। ठीक है, सो इसको चाहिए बेटा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या अगर 2.5 के हिसाब से ले लूँ तो मैं 34 भी ले सकता, इसको चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किस लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, उनको स्पर्म बनाने के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए ना, जो बेस्ट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, वो कितना है, वो 34 to 35 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारी बॉडी अगर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आप जाएंगे, वो कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है या 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है। और हमने ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर पढ़ा है बेटा कि हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है काम करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मान लो अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के एंजाइम्स की बात करूं, तो इनका अगर हम एंजाइमेटिक ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, सो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे बेस्ट काम करेंगे वो कितना होगा बेटा, 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे बेस्ट काम करेंगे। लेकिन अगर आप इनको टेम्परेचर 34 से ज़्यादा देंगे, 35 से ज़्यादा देंगे, तो इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। याद आ रहा है ना, 11th क्लास में एंजाइम्स पढ़ाया था, हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही अपना बेस्ट रिजल्ट देता है बेटा। सो हमारे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस के एंजाइम्स ये बेस्ट रिजल्ट किस पे देते हैं, 34 35 पे। लेकिन हमारा एब्डोमेन इनको कितना प्रोवाइड करेगा टेम्परेचर, 37, तो इनकी एफिशिएंसी तो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। सो इसलिए बेटा, ताकि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की एफिशिएंसी डिक्रीज ना हो, हमारे स्पर्म प्रॉपर बने, उनमें कोई म्यूटेशन ना आए बेटा बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एंजाइम्स, और मैं बता सकता हूँ बेटा चेंज्ड एंजाइम्स बेटा। सो ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस से बचने के लिए, स्पर्म उसको प्रॉपर बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम टेस्टिस को ही एब्डोमेन से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और किस में डालते हैं बेटा, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज एब्डोमेन से दूर है बेटा, एब्डोमेन से अवे है, तो ये क्या करता है, ये हमारी टेस्टिस को प्रोवाइड करेगा टेम्परेचर जो -2 to -2.5 होगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये पहले क्लियर कर देना क्यों हमने ऐसा किया मेल के अंदर कि हमने टेस्टिस को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का रीज़न क्या है बेटा, बिकॉज हम चाहते हैं कि उनको क्या मिले, प्रॉपर टेम्परेचर मिले फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया ना ये। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्क्रोटम को थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें बेटा जो आपको जानने ज़रूरी है, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, सो चलो मैं एक डायग्राम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे स्क्रोटम ड्रॉ करें,
मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्क्रोटम बेटा, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन तो आपने याद रखा है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज़ याद रखनी बेटा, स्क्रोटम के बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो पाई जाती है बेटा, ये एपिथेलियल टिश्यू की होती है। या इसको आप स्क्रोटल स्किन भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। और ये हाईली, इसमें मेलानिन सिक्रेटिंग सेल्स ज़्यादा होती है, तो ये हाईली पिगमेंटेड होता है बेटा, ये हाईली पिगमेंटेड होता है। ये पहली चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि जब आप स्क्रोटल स्किन को क्रॉस करके अंदर आते हैं, तो आपको स्क्रोटम में बेटा अंदर आने के बाद आपको एक लेयर ऑफ मसल मिलेगा, लेयर ऑफ मसल मिलेगा। ये ट्रांसवर्स मसल्स होती है बेटा, एंड दीज आर कॉल्ड एज डार्टोस मसल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल्स। क्या फंक्शन है इनका वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। डार्टोस मसल्स के बाद आपको एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलती है, आपको एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलती है, एंड फिर अंदर आपको क्या मिलेगी बेटा? और एक लेयर ऑफ मसल मिलेगी बेटा, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। सो अगर मैं यहाँ पे उन मसल्स को ऐसे दिखा दूँ ना, तो मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, तो ये मसल्स बेटा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसे। तो ये मसल्स ऐसी लॉन्गिट्यूडनल होती है बेटा, ठीक है ना। और इन मसल्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेमस्टर मसल्स, दे आर कॉल्ड एज क्रेमस्टर मसल्स। इनको हम क्रेमस्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि हमारे स्क्रोटम के अंदर दो टाइप्स ऑफ मसल्स होती है बेटा, वन इज कॉल्ड एज डार्टोस एंड वन इज कॉल्ड एज क्रेमस्टर बेटा। और डार्टोस एंड क्रेमस्टर मसल का फंक्शन क्या होता है? ये दोनों मसल्स बेटा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, दीज मसल्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, बॉडी का भी हाई टेम्परेचर होगा, तो उस समय ये मसल्स रिलैक्स करती है और स्क्रोटम को और ज़्यादा मतलब साइज में बढ़ा देगी, ताकि टेस्टिस एब्डोमेन से बहुत दूर हो जाए बेटा, ठीक है। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, एनवायरनमेंट में माइनस टेम्परेचर चल रहा है, सो माइनस टेम्परेचर पे भी तो बेटा स्पर्म प्रॉपर नहीं बनेंगे, तो उस समय ये मसल्स क्या करती है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्क्रोटम को कहाँ की तरफ ले जाती है? एब्डोमेन की तरफ ले जाती है बेटा, ठीक है ना। सो यानी याद रखेंगे इन मसल्स का काम क्या होता है? या तो टेस्टिस को एब्डोमेन के नज़दीक ले जाना, या तो टेस्टिस को क्या करना बेटा? एब्डोमेन से थोड़ा दूर रखना, इनका यही काम होता है, ठीक है। इधर दे ब्रिंग टेस्टिस टुवर्ड्स द स्क्रोटम अगर बाहर टेम्परेचर कम, टुवर्ड्स द एब्डोमेन अगर बाहर टेम्परेचर कम है, या दे विल टेक टेस्टिस अवे फ्रॉम द एब्डोमेन बेटा अगर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच में, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा बेटा? ये बीच में एक दीवार बनाता है जो आपके स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये ऐसे एक दीवार बनाएगा बीच में, जिसकी वजह से स्क्रोटम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंड दिस दीवार इज कॉल्ड एज सैक्रोटल सेप्टम। इसको हम नाम देते हैं सैक्रोटल सेप्टम बेटा। तो जिसने सैक्रोटम को क्या कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड। तो ये आप याद रखेंगे, आपकी बॉडी में सैक्रोटम कितने हैं? सैक्रोटम एक है, लेकिन सैक्रोटल सैक्स कितने हैं? सैक्रोटल सैक्स दो होते हैं बेटा। और वो सैक्रोटल सैक किसने बनाए? वो सैक्रोटल सैक एक सेप्टम ने बनाए, जिस सेप्टम को हम सैक्रोटल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही सैक्रोटल सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, तो आपके एक सैक्रोटल सैक में बेटा एक टेस्टिस आएगी, थोड़ी ओब्लिक होती है बेटा ये, ठीक है ना। और आपके दूसरे सैक्रोटल सैक में बेटा दूसरी टेस्टिस आएगी। सो देयर आर टू टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन वन सैक्रोटम, बट वो अलग अलग सैक्स में पाई जाती है बेटा। राइट टेस्टिस मिलेगी राइट सैक में, लेफ्ट टेस्टिस मिलेगी लेफ्ट सैक में। और वो सैक फॉर्मेशन किसने कराया? वो सैक्रोटल सेप्टम ने कराया बेटा। ये क्लियर हो गया ना। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है किसके बारे में? सैक्रोटम के बारे में। इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना है कि जो सैक्रोटल सेप्टम है ना, ये तो अंदर से प्रेजेंट है बेटा, ये इनसाइड है,
बट ये बाहर से भी आपको दिखाई देगा मेल्स में बेटा, इसका निशान दिखाई देता है आपको मेल्स में, और इसके निशान को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेफ है। इसको हम मीडियन रेफ भी बोलते हैं, सैक्रोटल रेफ भी बोलते हैं, या शॉर्ट में बेटा आप रेफ याद रख सकते हो। ये क्लियर हो गया ना? तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपका। अब और एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्क्रोटम जो है ना, स्क्रोटम मैंने आपको अभी बोला बेटा, टेस्टिस को एब्डोमेन से दूर रखने का काम स्क्रोटम का होता है, ठीक है। लेकिन टेस्टिस जब बनती है ना, टेस्टिस का फॉर्मेशन बेटा एक्चुअल में एब्डोमेन में शुरू होता है। अगर मैं ऐसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एब्डोमिनल एरिया बेटा, समझने के लिए बस ऐसा समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं ये एब्डोमिनल एरिया हो गया, ठीक है। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन एक्चुअल में कहाँ होता है बेटा? टेस्टिस का फॉर्मेशन एक्चुअल में बच्चे के अंदर एब्डोमेन में होता है। किस महीने में टेस्टिस बनने लगती है बेटा? ये अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनने लगती है, पहले ही 3 महीनों में बनने लगती है। तो इसका फॉर्मेशन बेटा एब्डोमेन में होता है। बट एब्डोमेन में फॉर्मेशन के बाद, एब्डोमेन में इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिसेंड करवाते हैं, मतलब इसको नीचे भेजते हैं। और नीचे किसके अंदर भेज देते हैं बेटा? स्क्रोटम के अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। सो ये डिसेंड शुरू करता है बेटा तीसरे महीने में, 3rd मंथ के अंदर टेस्टिस मूव करना शुरू करता है बेटा। कहाँ की तरफ? स्क्रोटम की तरफ। अब स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में एक ट्यूब पाया जाता है, एक तरीके आप मान लीजिए एक कैनाल पाया जाता है। ये मान लो फॉर ये कैनाल है बेटा, जो स्क्रोटम के किससे जोड़ रहा है? जो स्क्रोटम को एब्डोमेन के साथ जोड़ रहा है बेटा, ये ऐसे कैनाल पाया जाता है। इस कैनाल को हम नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल, ये याद रखना बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। यानी हमारे एब्डोमेन और हमारे स्क्रोटम के बीच में एक कनेक्शन है। हमारे एब्डोमेन और हमारे स्क्रोटम के बीच में एक कैनाल है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ये बच्चे में भी होता है, ये बूढ़े में भी होता है, ये जवान में भी होता है, सब में होता है। सो दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल बेटा। सो इंग्विनल कैनाल कब बना बेटा? ये पहले 3 महीनों में बना। जब बच्चे के 9 महीने का डेवलपमेंट चलता है ना, तो पहले ही 3 महीनों में कौन बन जाता है? टेस्टिस भी बनता है और इंग्विनल कैनाल भी बनता है। टेस्टिस एब्डोमेन में बना, बट एब्डोमेन में बनने के बाद अब टेस्टिस नीचे आना शुरू कर रही है बेटा, और तीसरे महीने में टेस्टिस नीचे आना शुरू करती है, ठीक है ना। अब जब ये नीचे आना शुरू करेगी, मान लो फॉलो ये टेस्टिस है बेटा, तो ये नीचे आना शुरू करेगी 7वें महीने के अंदर बेटा, 7th मंथ में। 3rd महीने में तो इसने चलना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू कर दिया। 7th मंथ के अंदर बेटा ये एंटर करती है किसमें? इंग्विनल कैनाल में। 3rd मंथ में इसने मूवमेंट शुरू किया, डिसेंड शुरू किया, और 7th मंथ में कहाँ पे एंटर कर गई बेटा? इंग्विनल कैनाल में। और फाइनली 9th मंथ के अंदर बेटा चलते चलते ये कहाँ पे पहुँच जाती है? ये आपके स्क्रोटम में पहुंचती है। सो ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि स्क्रोटम जो होता है बेटा, स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल। और इंग्विनल कैनाल का काम क्या होता है बेटा? इंग्विनल कैनाल का काम होता है दैट इट कनेक्ट्स द स्क्रोटम विथ दैट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज टेस्टिस को बनाया जाता है एब्डोमेन में, बट बाद में उनको नीचे भेजा जाता है, और नीचे भेजने के लिए बेटा हमको एक कैनाल चाहिए, और वो कैनाल का काम कौन कर रहा है बेटा? इंग्विनल कैनाल कर रहा है, जिसमें 7वें महीने टेस्टिस आएगी और 9वें महीने में फिर टेस्टिस नीचे जाते जाते कहाँ पे पहुँच जाएगी? आपके स्क्रोटम में पहुँच जाएगी बेटा। ये क्लियर हो गया ना? अब इसके अलावा आपको और एक पॉइंट याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर टेस्टिस बेटा स्क्रोटम में नहीं आ पाती, मतलब उनकी टेस्टिस इंग्विनल कैनाल में रुक गई बेटा, उनकी टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाती है। सो ऐसी बीमारी को हम नाम देते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो क्रिप्टोरकाइडिज्म क्या होती है बेटा? ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे एक मेल की टेस्टिस नीचे नहीं आ पाती, जहाँ पे एक मेल की टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाती है, और जिन मेल्स की टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाती है वो स्पर्म नहीं बना पाते, बिकॉज उनकी टेस्टिस एब्डोमेन में रहेगी। एब्डोमेन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर क्या होता है बेटा कि इंग्विनल विथ एज इंग्विनल कैनाल थोड़ा वीक होने लगता है, मतलब इंग्विनल कैनाल का साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बेटा उस इंग्विनल कैनाल में इंटेस्टाइन ग्रो करना शुरू करता है बेटा, और इंटेस्टाइन के ग्रो करने की वजह से इंग्विनल कैनाल फूल जाता है, स्क्रोटम फूल जाता है बेटा। इस बीमारी को हम नाम देते हैं इंग्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं? इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। सो ये दोनों बीमारियाँ याद रखना, दोनों रिलेटेड है बेटा किसके? इंग्विनल कैनाल के या स्क्रोटम के बेटा। क्लियर है? अब और एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि टेस्टिस को जब हम डिसेंड करते हैं ना, टेस्टिस को जब हम बेटा स्क्रोटम में भेजते हैं, ये फ्री मूवमेंट नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बेटा टेस्टिस ऊपर से लुढ़कते हुए गिरते हुए नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है।
अगर आप टेस्टीज को देखेंगे बेटा तो टेस्टीज, फॉर ये टेस्टीज है, ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ मैं, दिस इज अ टेस्टीज बेटा। तो टेस्टीज के ऊपर वाली साइड में जब आप देखते हैं ना तो आपको क्या दिखता है बेटा कि टेस्टीज के ऊपर वाली साइड में एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है बेटा, ऐसे एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज spermatic cord. This structure is called as spermatic cord बेटा, समझ लेना इसको ध्यान से। मतलब टेस्टीज का जो ऊपर वाला एंड है, टेस्टीज बेटा एकदम अंडे के जैसा है, तो नीचे वाला एंड लोअर साइड में, ऊपर वाला एंड अपर साइड में। तो जो अपर साइड वाला एंड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि टेस्टीज के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं। जब हमने ये स्टडी करने का कोशिश किया कि स्पर्मेटिक कॉर्ड बना कैसे एक्चुअल में, ठीक है ना, और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड का फंक्शन क्या है, तो हमको देखने को मिला बेटा दैट इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टीज की आर्टरी पाई जाती है। ये ध्यान से देख लेना बेटा। सो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टीज की आर्टरी पाई जाती है बेटा, एंड दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक आर्टरी। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक आर्टरी, ठीक है, या इसको बेटा टेस्टिकुलर आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा बेटा कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर वीन भी पाया जाता है, बिकॉज आर्टरी है तो बेटा वीन तो होगा ही होगा। तो इसमें एक वीन भी पाया जाता है जो ब्रांचड होती है बेटा। तो ये वीन जो होती है ना, ये ब्रांचड वीन होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक वीन बेटा, और टेस्टिकुलर वीन बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिक वीन और टेस्टिकुलर वीन। बिकॉज ये ब्रांचड होती है बेटा, तो इसके ब्रांचड नेचर को हम नाम देते हैं पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो याद रखना, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस का मतलब क्या होता है कि वीन जो होती है वो ब्रांचड होती है बेटा। द ब्रांचड नेचर ऑफ वीन इज कॉल्ड एज पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। एंड इसके अलावा बेटा हमने देखा कि इस कॉर्ड के अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये होते हैं स्पर्मेटिक और टेस्टिकुलर नर्व बेटा, ठीक है ना। और इस नर्व का एक स्पेशल नाम है, इसको हम नाम देते हैं जेनाइटो फीमोरल नर्व, यानी जो आपकी टेस्टीज को नर्व कंट्रोल करती है उसको हम जेनाइटो फीमोरल नर्व बोलते हैं। एंड इसके अलावा बेटा हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज, ये मैं इधर बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंशिया। याद आ रहा है ना वास डिफरेंशिया बेटा, जो हमने लास्ट में एसेसरी डक्ट्स में पढ़ा था। सो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रक्चर जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जो टेस्टीज को बेटा ऊपर से होल्ड करके रखता है, मतलब ऊपर से पकड़ बनाए रखता है बेटा, उसको किस किसने बनाया, उसको नर्व ने बनाया, उसको ब्लड वेसल्स ने बनाया, और उसको एसेसरी डक्ट वासा डिफरेंशिया ने बनाया। और इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम फिर क्या कर देते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेटा हम कनेक्टिव टिश्यू को चिपका देते हैं। तो ये हमने कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगा दी इसके ऊपर बेटा, और जैसे इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लग जाती है तो ये क्या बनता है, ये एक रस्सी के समान स्ट्रक्चर बनता है, ये कॉर्ड बन जाता है, और उस कॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम देते हैं, जो मदद करेगा बेटा एक तो टेस्टिस को डिसेंड करवाने में, बिकॉज स्पर्मेटिक कॉर्ड ही अनवाइंड होते होते जैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड खुलता जाएगा टेस्टिस स्लोली नीचे आती जाएगी बेटा, पहला चीज़। एंड दूसरा, ये टेस्टिस को ऊपर से पकड़े रखता है, बिकॉज अगर टेस्टिस को ऊपर से पकड़ नहीं बनाएंगे तो टेस्टिस मूव कर सकती है स्क्रोटम में बेटा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये टेस्टिस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखती है फ्रॉम द अपर सरफेस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझ गए ना। सो ये कुछ चीज़ें आपने किसके बारे में पढ़ी, स्क्रोटम एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ी, ठीक है ना। सो देखते हैं बेटा हमने क्या देखा इसमें। सो यहाँ पे अगर आप वापस आएंगे इस डायग्राम में, सो ये ऑलरेडी आपको पता है बेटा, दिस स्क्रोटम, फिर ये आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे मसल्स, इन मसल्स को हम नाम देते हैं बेटा डार्टोस मसल्स, और यहाँ पे और एक मस्कुलर लेयर ऐसे भी होगा बेटा जिसको हम नाम देते हैं क्रेमेस्टर मसल। अंदर आपको टेस्टीज मिल रही है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे कैनाल जो दिखाई दे रहा है ना, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल बेटा। और इंग्विनल कैनाल में अंदर से अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंदर से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है बेटा, एंड इस कॉर्ड को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये मिल रही है बेटा ब्रांचड वीन, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, अंदर से मिल रहे हैं रेड कलर की ब्लड वेसल्स, और मिल रही है बेटा नर्व्स, और ये सब मिलके किसको बनाते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड को बनाते हैं।
क्लियर है? सो इधर आप देख सकते हैं, एंड इस पिक्चर को आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। सो ये एक्सटर्नल व्यू है सुक्रोटम का। सुक्रोटम बाहर से कैसा दिखाई देता है? बाहर से पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये आपको रेफे दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल में सेक्रोटल सेप्टम, मैंने बोला रेफे अंदर से बेटा सेक्रोटल सेप्टम होता है, बस बाहर से इसके निशान दिखता है तो इसके निशान को बाहर से रेफे बोलते हैं। आप इसको डाइसेक्ट करेंगे तो आपको इसमें मसल्स दिखाई देते हैं। ये है क्रेमेस्टर मसल्स और ये है डार्टोस मसल्स। टेम्परेचर सेंसिटिव मसल्स होती है बेटा, जिनका काम क्या होता है? टेम्परेचर को सेंस करके या तो सुक्रोटम को ऊपर लाना या तो सुक्रोटम को नीचे ले जाना। और अगर आप बेटा इसके अंदर वाले और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा सेक्रोटल सेप्टम, ये आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिस 1 एंड टेस्टिस 2। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुपरमेटिक कॉर्ड दिखाई दे रहा है। और सुपरमेटिक कॉर्ड किससे बना? टेस्टिकुलर आर्टरी से बना, जेनेटोफिमोरल नर्व से बना, लिम्फेटिक वेसल से बना, और डेफिनेटली बेटा इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वीन एंड वासा डिफरेंशिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? सो एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में? द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्लियर हो गया अभी? द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज। ये भी क्लियर हो गया बेटा, जो नेसेसरी है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है? सो ये कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डार्टोस मसल्स क्या है, स्क्रोटम क्या है, इंग्विनल कैनाल क्या है, और सुपरमेटिक कॉर्ड कैसे कैसे आप बनाते हैं। सुपरमेटिक वीन, सुपरमेटिक आर्टरी, सुपरमेटिक नर्व, जिसको हम जेनेटोफिमोरल नर्व का भी नाम देते हैं बेटा। समझ आया ना? मूवमेंट ऑफ टेस्टिस भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा। टेस्टिस बनती है एब्डोमिनल कैविटी में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 3rd मंथ में वो मूव करना शुरू करती है। 7th मंथ के अंदर बेटा वो एंटर करते हैं इंग्विनल कैनाल में, और 9th मंथ के अंदर वो पहुंच जाती है बेटा किसमें? स्क्रोटम में। लेकिन कुछ मेल्स के अंदर मान लो डिसेंड नहीं हो पाए, टेस्टिस मूव नहीं कर पाई बेटा, इस बीमारी को हम नाम देते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। और कुछ लोगों के अंदर बेटा बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द इंग्विनल कैनाल, उनकी बॉडी में बेटा इंग्विनल कैनाल जो है वो वीक हो जाता है, वो खुल जाता है, जिसके अंदर फिर इंटेस्टाइन ग्रो करता है बेटा। और इंटेस्टाइन ग्रो करने की वजह से स्क्रोटम फूल जाता है, इंग्विनल कैनाल फूल जाता है। इस बीमारी को हम नाम देते हैं इंग्विनल हर्निया। सो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखना चाहते हैं तो आप इधर भी देख सकते हैं। सो ये आपको दिखाई दे रहा है सुपरमेटिक कॉर्ड, ये सुपरमेटिक कॉर्ड हो गया, ये सुपरमेटिक कॉर्ड है। और अगर आप देखें ग्रीन कलर से हमने एक चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, तो अगर आप इधर भी देखेंगे ये इधर तक जा रहा है नहीं, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बेटा। सो ये ग्रीन कलर्ड पार्ट क्या है? ये है बेटा आपका इंग्विनल कैनाल, जो किससे जुड़ा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्क्रोटम। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम टेस्टीज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि टेस्टीज का स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टीज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? सो टेस्टीज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेते हैं बेटा, टेस्टीज के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है? डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर बेटा आपको जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है बेटा? ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है। पहली चीज़ तो ये होगी। ठीक है? दूसरी चीज़ बेटा जो हम अभी भी पढ़ चुके हैं कि स्क्रोटम के बाहर बेटा एक कैनाल ट्यूब आएगा। तो मान लो ये यहाँ पे मैं उस ट्यूब को ऐड कर देता हूँ। सो ये आपको यहाँ पे ट्यूब दिखाई दे रहा है जो बाहर आ रहा है। एंड इस ट्यूब के अंदर क्या क्या होगा बेटा? इसके अंदर ब्लड वेसल होगा, इसके अंदर नर्व होगा, इसके अंदर वासा डिफरेंशिया भी होगा बेटा। एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज सुपरमेटिक कॉर्ड। तो ये हो गया सुपरमेटिक कॉर्ड। तो ये मान के चलते बेटा ये सुपरमेटिक कॉर्ड है। ठीक है? तो बाहर जा रहा है कौन बेटा? सुपरमेटिक कॉर्ड। वो बाहर कैसे जा रहा है? वो एक कैनाल के थ्रू जा रहा है। तो ये आपको बाहर कैनाल भी दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये जा रहा है एक कैनाल के थ्रू। दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। सो इंग्विनल कैनाल को अगर मैं हाईलाइट कर दूं, सो ये जो आपको कैनाल दिखाई दे रहा है, जो इधर छोटा सा हमने बना लिया, सो दिस इज इंग्विनल कैनाल बेटा। समझ आया ना? अब इंग्विनल कैनाल के नीचे अगर आप आएंगे तो हम अभी टेस्टीज पे मेजरली फोकस करते हैं। टेस्टीज को आपने बेटा ऊपर से पकड़ के रखा था ताकि टेस्टीज मूव ना कर पाए। किसकी वजह से बेटा? आपने उसको ऊपर से पकड़ के रखा था सुपरमेटिक कॉर्ड की वजह से। लेकिन टेस्टीज नीचे तो बेटा लटका रहेगा ना। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, इमेजिन दिस इज टेस्टीज। ठीक है? मान के चलते बेटा ये टेस्टीज है, ये वाला पार्ट टेस्टीज हो गया। सो टेस्टीज के ऊपर क्या है बेटा? तो ये तो सुपरमेटिक कॉर्ड हो गया। तो टेस्टीज को आपने ऊपर पकड़े रखा सुपरमेटिक कॉर्ड से, लेकिन नीचे तो टेस्टिस खुली है बेटा। तो जब आप मूव करेंगे तो नीचे तो टेस्टिस मूव करेगा ना, और अगर नीचे टेस्टिस मूव कर गया तो उसकी वजह से टेस्टिस एंड सुपरमेटिक कॉर्ड क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। मान लो टेस्टिस रोटेट कर गया, टेस्टिस में टॉर्शन आया, तो सुपरमेटिक कॉर्ड भी तो ऐसे टॉर्शन खाएगा ना। और अगर सुपरमेटिक कॉर्ड मुड़ गया बेटा तो ब्लड वेसल मुड़ जाएगी, नर्व मुड़ जाएगी, वीन मुड़ जाएगी, तो ब्लड सप्लाई तो बंद ही हो जाएगा।
तो इस चीज़ से बचने के लिए बेटा नेचर ने क्या किया, टेस्टिस को नीचे से स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ जोड़ के रखा बेटा एक टिश्यू की मदद से। तो अगर आप देख सकते ये टेस्टिस का नीचे वाला एंड हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर डाला जो टेस्टिस को नीचे से पकड़ बनाए रखता है बेटा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गिबर्निक्यूलम। इसको हम गिबर्निक्यूलम बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे गिबर्निक्यूलम क्या है, तो गिबर्निक्यूलम एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, टेस्टिस के लोअर साइड को बेटा बांध के रखेगा, बंद करके रखेगा, किसके साथ, स्क्रोटम के साथ। यानी टेस्टिस बेटा नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है। ऊपर से होल्ड करके रखा हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड से, और नीचे से होल्ड करके रखा बेटा हमने किसकी वजह से, गिबर्निक्यूलम की वजह से। तो ये पहले तो गिबर्निक्यूलम क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अगर हम टेस्टिस की तरफ आए बेटा, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ डायग्राम को। अगर हम टेस्टिस पे खाली फोकस करें, सो टेस्टिस के अंदर आपको क्या दिखाई देता है बेटा, कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं, टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं बेटा, जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। जो सबसे पहला मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है बेटा टेस्टिस के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो ट्यूनिका वेजिनैलिस को हमने 2 लेयर्स में बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये पूरा पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है। और ट्यूनिका वेजिनैलिस के 2 सब लेयर्स होती है बेटा। अगर मैं इधर से इसको हाईलाइट कर दूँ सीधे आगे, सो ट्यूनिका वेजिनैलिस अंदर भी होगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस बाहर भी होगा। जो बाहर वाला ट्यूनिका वेजिनैलिस है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, इधर लिख देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, या ऐसे लिख देता हूँ, दिस कॉल्ड एज पैराइटल ट्यूनिका वेजिन, टीवी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, पैराइटल ट्यूनिका वेजिनैलिस। और जो अंदर वाला ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं विसरल ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, यानी टेस्टिस के अंदर 3 प्रोटेक्टिव टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन्स मिलेंगी बेटा। उनमें से जो सबसे बाहर वाली होती है ना, आउटर मोस्ट, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे ना, तो पिक्चर में बेटा ये ध्यान से देख लो, ये हो गया एक लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस का, और ये फिर दूसरी लेयर भी है ट्यूनिका वेजिनैलिस की। तो 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं क्लियरली बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, ये लेयर नंबर 1 हो गया और ये लेयर नंबर 2 हो गया। सो जो बाहर वाली लेयर है ना, आउटर मोस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पैराइटल ट्यूनिका वेजिनैलिस। और जो अंदर वाली है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, विसरल ट्यूनिका वेजिनैलिस। शॉर्ट में अगर आपको ये 2 लेयर्स याद नहीं रह रही, तो आप शॉर्ट में याद रख लो, ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ट्यूनिका वेजिनैलिस के बाद जब आप अंदर आएंगे, तो आपको ये ध्यान से देख लो बेटा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, 3D स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा 3 डायमेंशनल पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा एरिया बेटा, ये होता है बेटा हमारा सेकंड लेयर टेस्टिस का। एंड ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे बड़ी लेयर होती है बेटा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी होती है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये दूसरी लेयर होगी बेटा, ठीक है। आउटर मोस्ट होगी ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसके बाद अंदर वाली सबसे मोटी लेयर जो है बेटा, थिकेस्ट लेयर जो है, उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको बीच में ये लेयर दिखाई दे रही है, देखिए बीच में ये लेयर्स दिखाई दे रही है बेटा। सो दीज इनर मोस्ट लेयर्स बेटा, विच आर प्रेजेंट बिटवीन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और बिटवीन द सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, इन लेयर्स को हम नाम देते हैं ट्यूनिका वेस्कुलैरिस। आप नाम से आइडिया लगा सकते हो बेटा, वेस्क्यूलैरिस, आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, वेस्कुलैरिस इसका नाम है। वेस्कुलैरिस इसका नाम क्यों है बेटा, बिकॉज इसमें सिर्फ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। समझ आया। सो याद रखेंगे सबसे पहले लेयर्स ऑफ टेस्टिस। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है बेटा, पैराइटल एंड विसरल। बीच वाली को हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो थिकेस्ट लेयर होती है एंड इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एंड सबसे बाहर वाली जो होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका सबसे अंदर वाली जो होती है बेटा, उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलैरिस बोलते हैं, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, सिर्फ ब्लड वेसल्स मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर दूं, अगर आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को देखेंगे ध्यान से, अगर आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को देखेंगे, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में बेटा आपको छोटे छोटे से डिब्बे दिखाई दे रहे, कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे, ध्यान से देख लो बेटा। तो ये आपको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं,
मैंने आपको अभी बोला था ट्यूनिका एल्बुजिना इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट लेयर है? बिकॉज ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स। बेटा दिखाई दे रहे हैं कंपार्टमेंट्स आपको? ये सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टीज के किस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना में। यानी ट्यूनिका एल्बुजिना को मैंने भी बोला ट्यूनिका एल्बुजिना इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिका एल्बुजिना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? बिकॉज ट्यूनिका एल्बुजिना के अंदर ही कुछ कंपार्टमेंट्स पैदा होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं। दीज कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बेटा समझ आया ना? सो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ट्यूनिका एल्बुजिना में हो रहा है। अब अगर आप टेस्टिकुलर लोब्यूल को थोड़ा जूम करूंगा मैं बेटा, सो आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कुछ कॉइलेट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे चिपटे हुए कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं बेटा, ऐसे कॉइलेट स्ट्रक्चर्स। सो हर टेस्ट अच्छा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी टेस्टीज के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है बेटा? 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रख लेना। सो एक टेस्टिस के अंदर बेटा आपको 200 से लेकर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ बना लिए, बट ऐसे 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। और अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को जूम करें बेटा, हमको क्या पता चलता है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इसको ध्यान से सुन लेना प्लीज़ है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा आपको 3 कॉइलेट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे फॉर मैं इधर बना रहा हूँ, ये कॉइलेट स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये कॉइलेट स्ट्रक्चर 2 हो गया, और ये कॉइलेट स्ट्रक्चर 3 हो गया। ठीक है, 2 से लेकर 3 ऐसे कॉइलेट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपको हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा। एंड दीज कॉइलेट स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने पाए जाते हैं? 2 से 3 हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाए, 2 to 3 हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाए जाते हैं बेटा। ये समझ रहे ना? और ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये हमारी टेस्टिस का वो स्ट्रक्चर है बेटा जो एक्चुअल में किस में मदद करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। यानी मैंने अभी आपको बोला था बेटा इंपॉर्टेंट लेयर ट्यूनिका एल्बुजिना होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट लेयर है? बिकॉज जर्म सेल्स जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन जो होता है, स्पर्म का बनना जो होता है, स्पर्म का मैचुरेशन जो होता है, वो कहाँ पे होता है? वो इसी ट्यूनिका एल्बुजिना में होता है। बिकॉज ट्यूनिका एल्बुजिना में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर फिर आपको क्या मिलता है बेटा? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, जिनके अंदर क्या चलता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, या शॉर्ट में स्पर्म फॉर्मेशन उनके अंदर चलता है। समझ आया ना? कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा आपको कितने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे? 2 से लेकर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ये समझ आया ना? ये क्लियर हो गया? सो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? टेस्टिस का। एंड टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उस चीज़ का बेटा। क्लियर हो गया ना? अब टेस्टिस के बाहर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये पार्ट जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है बेटा, इनको हम अभी डिस्कस नहीं करें, इनको मैं अलग से डिस्कस करें। अभी बस जस्ट टेस्टिस पे फोकस कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया? सो टेस्टिस के अंदर आपने याद रखा बेटा दैट टेस्टिस इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। The outer part is called as vaginalis. The middle part is called as albuginia. The inner part और intermediate part बेटा जो in between होता है, that is called as vascularis. Vascularis में सिर्फ blood vessels होते हैं और कुछ नहीं होता है। एल्बुजिनिया के अंदर हमने देखा बेटा कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। एंड हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 2 से 3 स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? बिकॉज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसके अंदर क्या चलता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का प्रोडक्शन एंड स्पर्म का मैचुरेशन चलता है बेटा। ये क्लियर हो गया ना?
अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज ये तो हमने टेस्टिस तो फिनिश ही हो गया बेटा, इसमें और कुछ है नहीं, डायमेंशन आगे बता दूंगा मैं। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेमनीफरस ट्यूब्यूल जो है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें सेमनीफरस ट्यूब्यूल में क्या क्या सेल्स देखने को मिलती है और उन सेल्स के फंक्शंस क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आगे। सो ये ऑलरेडी मैं आपको दिखाई चुका हूँ बेटा, इसको हम बाद में अगेन एक बार देखेंगे। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है, इनको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सो ये पिक्चर आपको दिखा रहा है बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको अभी बोला कि एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 3। तो आप मान के चलिए बेटा कि ये जो ब्लैक लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ ना, ये ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा हमने 2 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है। ऑल्दो होने चाहिए थे 3, बट मैंने 2 यहाँ पे ले लिए बेटा, जिनका हमने टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। क्लियर है? आप मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन सेमनीफरस ट्यूब्यूल, बिकॉज सेमनीफरस ट्यूब्यूल ऐसे ही तो स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, तो हमने इसको ऐसे काटा हुआ बेटा, इस तरीके से काटा हुआ, टीएस काटा। और टीएस को अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, सरफेस व्यू में देख रहा हूँ मैं इसको बेटा। तो जब आप एक सेमनीफरस ट्यूब्यूल को ट्रांसवर्स सेक्शन काट के उसके सरफेस व्यू में देखते हो ना, आपको सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे 2 टाइप की सेल्स मिलती है। ये ग्रीन कलर, बिकॉज ये एपिथेलियल सेल्स है बेटा, ये सारी सेल्स एपिथेलियल टिश्यू वाली सेल्स है, तो ये बेसमेंट ग्रीन कलर में हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, आपको 2 प्रकार की सेल्स मिलती है। 2 टाइप ऑफ सेल्स सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलती है, ठीक है। बाहर भी 2 सेल्स मिलेंगी, अंदर भी 2 सेल्स, लेकिन आज मैं अंदर वाली सेल्स की बात कर रहा हूँ। सो इनसाइड द सेमनीफरस ट्यूब्यूल बेटा आपको 2 टाइप ऑफ सेल्स मिलती है, जिसमें से अगर आप देखेंगे बेटा, ये सेल को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये लार्ज साइज़ की सेल है बेटा, इधर भी देख लो, ये बड़े साइज वाली सेल होती है, ध्यान से देख लेना इन सेल्स को। ये सेल्स बेटा शेप में कॉलमनर होती है, याद रखेंगे, कॉलम शेप्ड सेल्स होती है। इनका साइज बहुत बड़ा होता है बेटा, दिख रहा है ना। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोलाई सेल्स, यानी सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर एक ऐसा सेल है जो साइज में बड़ा है, नंबर उसका बहुत कम है, ठीक है, दिखने में वो कॉलमनर है बेटा, कॉलमनर सेल है। एंड दीज लार्ज साइज्ड सेल्स विच आर कॉलमनर इन शेप, विच आर स्मॉल इन नंबर बेटा, और इनके न्यूक्लियस भी बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हो बेटा इनका न्यूक्लियस कितना बड़ा है, लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस होता है बेटा। एंड दीज सेल्स बेटा दे आर कॉल्ड एज सर्टोलाई सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा नर्व सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिकुलर सेल्स बेटा। तो ये पहले याद रखें, ये पहला सेल हो गया। अब इधर देख लो बेटा, ये